ठीक है. So permeability, soil permeability is basically, it is defined as the property of porous material that permits the passage or seepage of water or other fluids through its interconnecting voids. So permeability basically हमने जो void ratio पढ़ा था and porosity पढ़ा था, आप उससे रिलेट भी कर सकते हैं कि permeability क्या होती है, कि कोई मटेरियल जो है वो पोरस है, यानी उसमें पोर्स हैं, वॉइड्स हैं, पोरस मटेरियल है जो अलाउ करता है एक पैसेज, एक रास्ता फॉर द सीपेज ऑफ वाटर, के पानी वहां से मूव कर सके, तो और कोई भी फ्लूइड थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. ठीक है, उसमें जो वॉइड्स होते हैं आपस में, उनमें जो रास्ता होता है वो इंटरकनेक्टेड होगा. सो द मटेरियल हैविंग कंटिन्यूअस वॉइड इज कॉल्ड परमेएबल. ठीक है, वो मटेरियल जिसमें वॉइड्स इंटरकनेक्टेड हैं, जहां से कोई भी लिक्विड पानी वहां से ट्रेवल कर सकता है टॉप टू बॉटम या उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं पोरस मटेरियल है जिससे कंटिन्यूअस वॉइड्स होंगे. Gravels are highly permeable while stiff clay is least permeable. Gravels जो होते हैं यानी मोटे बड़े वाले जो हमारे पत्थर होते हैं, तो वो they are highly permeable. उनके बीच में voids क्योंकि ज्यादा होंगे और वो irregular भी होते हैं शेप में, और इसलिए उनके बीच में voids भी ज्यादा होंगे. और उसके अलावा जो स्टिफ क्लेज हैं उनमें दे आर लीस्ट परमेएबल, मतलब सबसे कम परमेबिलिटी होती है, यानी बहुत कम पानी उनमें से पास हो पाता है स्टिफ क्ले में से. तो इसमें क्यों होगा ऐसा स्टिफ क्ले में? अभी हमने पीछे शेप्स एंड साइज सब पढ़ा था, तो क्योंकि क्ले का साइज जो है वो लेस देन 0.002 mm है, और भी उससे कम होता है, कोई कहता है कि मतलब 0.001 mm से ही कम होता है साइज, और वो शेप भी उनकी रेगुलर नहीं होती है. दे आर लाइक ट्यूब्स, मतलब ट्यूब भी नहीं कहेंगे, मतलब फ्लैट एक उसकी तरह होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में फ्लैट होते हैं. स्टिफ जो क्ले का होता है ग्रेवल, सॉरी ग्रेवल नहीं कहेंगे, सॉइल पार्टिकल. तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर एक तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो पानी को वो अपने से अट्रैक्ट करे रखते हैं, और दूसरा ये कि उनके जो वॉइड्स होते हैं ना वो टाइटली पैक भी हो जाते हैं एक दूसरे, छोटे छोटे होते हैं ना, तो सब आपस में जो उसके सॉइल ग्रेन्स होते हैं वो सब उनमें कम वॉइड्स होते हैं, तो इसलिए वहां पर इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स कम होते हैं इन क्ले, और ग्रेवल में सबसे ज्यादा होते हैं. तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको, जो हाईली परमेएबल है वो ग्रेवल है, और दूसरा एग्जांपल है जो जो लीस्ट परमेएबल है, यानी सबसे कम जिसमें पानी पास होगा, वो स्टिफ क्ले है. एंड हेंस सच अ क्ले मे बी टर्म्ड इम्परमेएबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. सो उसको हम इम्परमेएबल भी कह सकते हैं, मतलब इसमें से पानी पास नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट पानी जो है उसमें पास ही नहीं हो रहा है, बहुत कम ड्रॉप्स, मतलब जो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है वो पास हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कि ये इम्परमेएबल मटेरियल है या ये इम्परमेएबल सॉइल है. ठीक है, इन प्रैक्टिकल पर्पसेस. सो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स में आइदर बी लैमिनार फ्लो और अ टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, पानी का जो बहना है सॉइल्स के थ्रू, वो लेमिनार भी हो सकता है, यानी लाइंस ही बन जाती हैं कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वॉइड्स जिस तरह से कनेक्टेड होंगे वैसे ही पानी उसमें से पास होगा. और टर्बुलेंट हो सकता है, यानी वो जैसे आपके वॉश बेसिन में पानी जाता है ना, कहीं वॉइड देखा तो वहां पे बड़ा होल है, तो उसमें से प्रेशर से वो निकल जाता है, सो उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. और लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो ईच फ्लूइड पार्टिकल ट्रेवल अलोंग अ डेफिनिट पाथ. लैमिनार फ्लो में वो फ्लूइड पार्टिकल जो है ट्रेवल करते हैं एक डेफिनिट रास्ते पर, जो नेवर क्रॉसेस द पाथ ऑफ एनी अदर पार्टिकल. तो उसमें क्या होता है, फाइन वॉइड्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो लाइंस फॉर्म आपने देखा होगा, फॉर्मेशन हो जाती है, और वो इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करती है और आपस में क्रॉस नहीं कर रहे होते हैं. वो जो फ्लो पाथ है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. ऐसा नहीं होता है कि सारी आके एक जगह मर्ज हो गई या बीच में से क्रॉस कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके अपनी किसी पॉइंट पर कलेक्शन हो रहा होता है.
so they never crosses the path of any other particle. So in turbulent flow, the paths are irregular and twisting, crossing and recrossing at random. ठीक है. So turbulent flow में क्या होता है कि कोई path follow नहीं हो रहा है, irregular है, twisting भी है, मतलब कोई ये भी नहीं कि क्रॉस भी कर रहा है और ट्विस्टिंग भी है, मतलब रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज ट्विस्टिंग एंड क्रॉसिंग एंड रिक्रॉसिंग एट रैंडम. क्रॉस भी कर रहा है और दोबारा से क्रॉस कर रहा है, मतलब कोई उसकी कोई डिफाइंड, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कोई पर्टिकुलर टाइप का फ्लो फॉलो कर रहा है, उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फ्लो प्रॉब्लम्स इन सॉइल मैकेनिक्स द फ्लो इज लैमिनार. सो सॉइल मैकेनिक्स में जब हम सॉइल को पढ़ते हैं तो जो भी वाटर फ्लो हो रहा होता है विद इन द सॉइल, इट इज जनरली लैमिनार. क्या होता है? लैमिनार फ्लो होता है. सो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल में जब हम पढ़ते हैं वाटर का फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल, वो दैट इज जनरली लैमिनार. टर्बुलेंट बहुत रेयर केस में होता होगा. So the study of seepage of water through soil is important. The study of seepage of water through soil is important for the following engineering problems. हम क्यों ये स्टडी कर रहे हैं परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल पर कितना परमिएबल है, ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट वन, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ सैचुरेटेड कंप्रेसिबल सॉइल लेयर. क्या करना है हमें? डिटरमाइन करना है रेट ऑफ सेटलमेंट किसी भी सैचुरेटेड कंप्रेसिबल सॉइल लेयर का. उसमें क्या होता है कि इसे पता चल जाता है कि अगर किसी सॉइल में पानी है, अगर आ भी जाए, इन केस वाटर टेबल वहां का ऊपर आ जाएगा एक टाइम के बाद, तो अगर वो सॉइल के अंदर वाटर आ भी जाता है तो वो वाटर जो है उसकी वजह से कितना सेटलमेंट होगा. जब वो वाटर लोड उस पे फाउंडेशन रखेंगे और लोड पड़ेगा तो उसमें से पानी निकलेगा. जब पानी निकलेगा तो वो सेटलमेंट होगा, यानी थोड़ा सा लेवल ग्राउंड का नीचे जाएगा. तो उसमें ऑफ सैचुरेटेड कंप्रेसिबल सॉइल लेयर, तो सैचुरेटेड यानी पानी पूरा उसके वॉइड से भरा हुआ है और कंप्रेसिबल है वो सॉइल लेयर, तो उसको हम डिटरमाइन करना होता है. सेकंड है कि calculation of seepage through the body of earth dams and stability of slopes. दूसरा ये कि जो आपके डैम्स बनते हैं, क्योंकि ये मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें बहुत हाई, मतलब हमें काफी सारी अमाउंट हमें जो है सॉइल यूज करनी होती है, तो उसमें भी ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि क्योंकि अर्थ डैम्स जो है वो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, तो पानी अगर इनकी जो हमने सॉइल यूज करी है वो इतनी परमिएबल है कि वो पानी को अलाउ करेगी वन साइड टू अनदर, तो इट कैन लीड टू द फेलियर. उससे क्या हो सकता है कि डैम फेल भी हो सकता है. इसी तरह से स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स. स्लोप्स आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी ये वो होते हैं, आपने देखा होगा फ्लाईओवर वगैरह जब चढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो वो इम्बैंकमेंट देते हैं वहां पर. तो शुरू में जो मिट्टी लगी हुई होती है, फिर वो ऊपर जाकर एक हाइट के बाद उसको ब्रिज के थ्रू नीचे सपोर्ट्स देके उसे कंटिन्यू करते हैं. तो स्टार्टिंग जो होती है वो स्लोप्स की, बेसिकली स्लोपी जो होता है वो बेसिकली वहां पर सॉइल को कॉम्पैक्ट करके वहां पर उसको वहां कॉम्पैक्शन किया जाता है और सॉइल होती है स्टार्टिंग में और एंड में, बोथ एंड्स ऑफ द फ्लाईओवर्स. तो उसमें भी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा ना हो कि पानी आया और ऊपर ट्रैफिक है, उसके वेट से सॉइल अनस्टेबल हो गई और वो वहां से खिसक गई, तो वो भी डैमेजिंग हो जाएगा. एंड थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ uplift pressure under hydraulic structures and their safety against piping. और तीसरा क्या हमें कैलकुलेट करना होता है? अपलिफ्ट प्रेशर अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. जो आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें अपलिफ्ट प्रेशर कितना है, यानी वो एंड देयर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग. सो अपने जो हमारे जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ भी हमें ये देखना पड़ता है कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है कि ग्राउंड से जो प्रेशर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो सॉइल में इतना अपलिफ्ट प्रेशर ना हो कि वो उनको डिस्टर्ब कर दे. तो उसकी वजह से क्या होता है, पाइपिंग जो होती है, पाइपलाइन जो होती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर लेवलिंग की जाती है, उनका एक स्लोप दिया जाता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर
स्लोप्स के थ्रू वर्क कर रही होती है, ग्राउंड प्रेशर के थ्रू, तो उसमें भी ये मेंटेन करना होता है। फोर्थ इज ग्राउंड वाटर फ्लो टूवर्ड्स वेल्स एंड ड्रेनेज ऑफ सॉइल। तो ये एक तो फोर्थ ये है कि हमें पता करना होता है कि ग्राउंड वाटर का फ्लो टूवर्ड्स वेल्स एंड ड्रेनेज ऑफ सॉइल किधर है। वेल्स की तरफ फ्लो है ग्राउंड वाटर का, और जो वाटर है जो अंदर जमीन में इकट्ठा होके कहीं ड्रेन तो हो ही रहा है, तो वो कितना किस तरफ उसका डायरेक्शन है, ड्रेनेज कितना हो रहा है सॉइल में से। So in this chapter we shall discuss the methods of determining the permeability of soils. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि how to determine the permeability of soils and the study of various factors affecting it. ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में तो पढ़ेंगे। तो वो फैक्टर्स जो परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल को अफेक्ट करेंगे। एंड द ग्राउंड वाटर फ्लो टुवर्ड्स द वेल हैज बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, वो अलग एक पूरा चैप्टर है। while the unconfined confined flow problem, so that structure has been discussed। चलिए, ये तो हो गया।